चलो शुरू करते हैं। अब बाकी जितने नहीं आए हैं वो छुट्टी कन्फ्यूजन में है, तो उनका सही उनको वीडियो तो मिल ही जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? कोशिका। जो अपने टॉपिक पूरे लिखवा दिए थे। कोशिका क्या है, एक प्रकार से हम माने तो जीव विज्ञान की या जंतु विज्ञान की सबसे प्रमुख इकाई है। कोशिका के बारे में ही हमें पढ़ना है। हम सिक्वेंस से एक चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें क्या रहेगा कि पहले ये तो पता हो हमें कि बुनियादी चीज़ क्या है, फिर बड़ी जाके बनी कैसे है। या फिर ऐसा करें कि डायरेक्ट पहले बड़ी चीज़ पढ़ लें, उसके बाद फिर उसका बुनियाद पढ़ें। तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले बुनियाद पढ़ेंगे, उसके बाद सिक्वेंशियल चीज़ें चली जाएगी। हम बात करेंगे कोशिका। कोशिका के बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका कहलाती क्या है, या कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की रचना क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी कोशिका की जो भी संरचना है, उसकी जो भी क्रियाकलाप है, संपूर्ण चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। इधर ये डायग्राम है इकाई का कोशिका का बना हुआ है। कोशिका के अपने अलग अलग अंग होते हैं, सभी अंगों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। कोशिका की परिभाषा क्या कहलाती है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यहां से क्वेश्चन ही बना हुआ है आपका कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कि जो भी जीव है उसकी संरचना कैसे हुई, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, यानी कि क्रिया कैसे करता है, क्रियाकलाप कैसे करता है, वो इकाई क्या कहलाती है? उसकी कोशिका कहलाती है। इस कोशिका के बारे में यदि बताएं तो कोशिका को कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने कोशिका के बारे में बताया होगा। हर एक चीज है जिसको किसी ना किसी ने बताया है, तो उस चीज को देखकर दूसरों ने कुछ बताया, फिर उस चीज को देखकर दूसरों ने कुछ बताया। तो ऐसी कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कहाँ गया? अच्छा हाँ, इधर ही। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। अब 1665 में की रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन काय में की? कोई ना कोई चीज तो होगा, कोई ना कोई चीज होगी जिसमें जाके उन्होंने कोशिका की खोज की। तो एक कॉर्क नाम की एक लकड़ी थी, लकड़ी होती है, तो कॉर्क नाम का एक कोई लकड़ी थी। कॉर्क नाम की लकड़ी में इन्होंने काय को कोशिका को देखा। अब जो इन्होंने कोशिका देखी थी वो किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। वह किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। बताओ, खोज कर पाए और मरी हुई चीज की कर पाए। अब इसी चीज को देख रहे थे कौन? आगे बैठे हैं लीवेनहॉक। ऐसा हम समझेंगे, एक कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में जैसे आप सब विद्यार्थी बैठे रहते हैं, ऐसे ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं। एक ने की भैया मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज इन्होंने की कॉर्क में। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। अब एक व्यक्ति वहां बैठे बैठे देख रहा था कि यार भाई, मेरे भाई ने बता दिया कि मृत कोशिका है। अब मृत कोशिका है तो अभी जब ये मर गई है तो कभी ना कभी तो जिंदा होगी, कि डायरेक्ट मृत ही आई थी? ऐसा तो नहीं है ना। जब मृत हो चुकी है तो कभी ना कभी इसमें जीवन होगा। तो अब इनका दिमाग खराब हुआ अगले व्यक्ति का। ये मृत कोशिका की खोज कर गई, ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले जिंदा का तो पता करो। सीधा मरी मराया को बता दो कि मरो है जो, तो जिंदा को भी तो बताओ, जग जिंदा को हुआ तो कैसे है? तो एंटोनी वॉन, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेन हॉक। एंटोनी वॉन लीवेन हॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर डाली। इन्होंने कहा कि जीवित कोशिका, एक बैक्टीरिया में इन्होंने कहा कि जीवित कोशिका की खोज कर डाली। तो पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने, या एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। काय में की थी? जीवाणु में की थी इन्होंने इसकी खोज। हाँ सॉरी, स्पाइरोगारा नाम के शैवाल में की थी। अब यहां से पढ़ेंगे हम कि जो कोशिकाएं हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, तमाम प्रकार की चीजों को यहाँ पर देखेंगे। संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग। जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका संसार की सबसे बड़ी कोशिका। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका काय की होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। मानव में सबसे पूछेगा, नॉर्मली ऐसी पूछेगा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। चित्र लगाया क्या? ए है शुतुरमुर्ग, इधर रहा शुतुरमुर्ग है, उसके अंडे। इसकी कोशिका कैसी होती है? संसार की सबसे बड़ी
कोशिका होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, काहे की माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। ये कौन है? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका इस व्यक्ति में पाई जाती है और संसार की सबसे बड़ी कोशिका इधर पाई जाती है। अब पूछेगा मानव में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसे कौन सी होती है? अंडाणु, ओवम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओवम। अंडाणु में, अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। चित्र लिखा है यहीं पर, ये रहा ह्यूमन एग, ये वाला ह्यूमन एग की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की, स्पर्म। ये रहा स्पर्म सेल, यानी कि अंडाणु महिलाओं से संबंधित होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु पुरुषों से संबंधित होता है। जो पुरुषों, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है और अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। और पूछेगा सबसे लंबी कोशिका, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। इतने फैक्ट हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ऐसे मिल जाते हैं। संसार की पूछेगा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। किसकी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। फिर यदि हम बात करें कोशिका के प्रमुख अंग, कि एक कोशिका है, कोशिका के अपने क्या होंगे? अंग होंगे। भाई कोई भी चीज हो, अपना एक परिवार लेके चीजें, परिवार लेके घूमता है। मान लेते हैं क्या है? एक कोशिका है, एक कुछ इस प्रकार का आकार उसका कुछ नहीं होता है। हम जनरली ऐसी चीजें बता रहे हैं ताकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो वो हमें यहाँ से चीजें कैच हो जाएंगी। ये क्या है? कोशिका। कोशिका के बाहर लगी होती है कोशिका झिल्ली। क्या लगी होती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है, कोशिका झिल्ली होती है। इसके मध्य में क्या होता है? एक केंद्रक। इसके मध्य में क्या होता है? एक केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। अब यदि हम बात करें इसमें और कौन कौन से अंग होते हैं, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होगा इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होगा इसमें? वैक्यूल्स होगा, और क्या होगा इसमें? लाइसोसोम होगा, और क्या होगा इसमें? सेंट्रोसोम होगा, और क्या होगा इसमें? गोल्जी बॉडी होगा। अब इसके अलावा और कुछ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी। यहाँ तक यदि हम और इसमें क्या होगा? जीव द्रव्य होगा, कोशिका द्रव या संपूर्ण क्या बोलते हैं हम? जीव द्रव। ऐसे ही केंद्रक के अंदर होगा केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर होगा केंद्रक द्रव। अब यदि इसके अलावा हम चीजें और इसमें डाल दें, एक बाहर अलग से एक और परत लगा दें, जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है इसको? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आ जाएगी तो वो कौन सी सेल हो जाएगी? प्लांट सेल। कौन सी? अभी इसके कोशिका भित्ति के पहले पहले है पादप, जंतु कोशिका। इसके बाद कोशिका भित्ति आ जाएगी तो क्या बन जाएगी भाई? पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका। अब इसमें ये और चीज डल जाएगी। क्या क्या डल जाएगा इसमें? लाइसोसोम। क्या डल जाएगा इसमें? सॉरी, लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक, पी लिखते हैं इसको, प्लास्टिड यानी कि लवक, जो कि कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों के अंतर्गत पाया जाता है। इतने अंग यानी कि संपूर्ण होते हैं, हमें कहा है संपूर्ण कोशिका के अंतर्गत पढ़ने हैं। हालांकि पूरा प्रिंटेबल उसमें है, इसी चक्कर में मैं पूरा टाइप करके लाया हूँ। लिखने में क्या है? समय बर्बाद होता है। अब यहाँ एक एक चीज लिखेंगे फिर समझाएंगे, लंबा समय चला जाएगा, और हमें क्या है? कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है, इसलिए हम पूरा ऑलरेडी टाइप करके ला रहे हैं। कोशिका के कौन कौन से अंग हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स यानी रसधानी, केंद्रक, गोल्जिकाय, सेंट्रोसोम यानी तारक काय इसको बोला जाता है, लवक। क्या? लवक। इतनी चीजें कोशिका के अंतर्गत हमें पढ़ना है। सब चीजें कोशिका में पाई जाती है। चित्र में भी आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी अप्रेंटिस, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपिता जालिका, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। कोशिका, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका के बारे में बता दिया। कोशिका की खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने।
मृत कोशिका की, उसी के चलते जीवित कोशिका की भी खोज कर डाली। किसने कर डाली? एंटोनी वन लीeuwenhoek ने। अब ये सब चीजें चल रही थी, तीसरा व्यक्ति क्लास में बैठा हुआ था। भाई एक आया मरी हुई कोशिका, एक आया जिंदा कोशिका। अरे भैया ये आई कैसे? जिंदा भी कैसे आई कोशिका और मरी भी कैसे आई? कहूँ ना कहूँ तो ऐसा कोई सिस्टम हुई है ना कि आई हुई है, उत्पत्ति उनकी भई हुई है। तो ये बताया कोशिका सिद्धांत में। कहा में बताया? कोशिका सिद्धांत में। कोशिका सिद्धांत में क्या किसने किसने दिया कोशिका सिद्धांत? स्लाइडन और श्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत में क्या कहा? क्या कहा? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोई भी जीव है, सभी जीव काय से मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये किसने कहा? स्लाइडन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत में कहा। स्टेटमेंट पूछ लेता है सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इस कहाँ कहा गया है? कोशिका सिद्धांत में कहा। किसने कहा है? स्लाइडन एवं श्वान ने कहा है। अब आगे, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, ये भी कहाँ कहा गया है? कोशिका सिद्धांत में, कि जो कोशिका है वो जीवन की मूल इकाई है। यानी कि जीवन का निर्माण ही हुआ है, जीव की उत्पत्ति जो हुई है, जीव का शरीर जो बन रहा है या बना है, वो काय से मिलकर बनेगा? कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। कोशिका नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा, जीव नहीं होगा। और कोशिका है तो जीव का निर्माण हो रहा है। तो क्या है? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनी होती है, बनती है, या जो भी चीज है। नई कोशिका पुरानी कोशिका। अब यहाँ तक चीज अलग है। यहाँ तक इन्होंने स्लाइडन एवं श्वान ने बता दिया कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अब एक चौथा व्यक्ति बैठा हुआ था, सब एक ही क्लासरूम की बात है। अब वो बैठा हुआ था, बोले एक आया कोशिका मरी, एक आया कोशिका जिंदा, एक आया बोल गया कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना होता है। उसके दिमाग में चल रहा था, यार भाई एक ने बता दिया जिंदा है, एक ने बता दिया मरी हुई है, एक ने बता दिया कि कोशिकाओं से मिलकर जीव बन रहा है। भाई जब जिंदा कोशिका मर गई थी, मरने के बाद बनी कैसे? भाई ये तो क्लियर हो गया कि मृत भी कोशिका भी है और जीवित कोशिका भी है, और जीव का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर है। लेकिन जब वह मृत हो चुकी है तो मृत के बाद जीवित कैसे हुई? एक व्यक्ति, चौथा व्यक्ति बैठा था, रुडोल्फ विर्चो। कौन बैठा हुआ था? रुडोल्फ विर्चो। कहाँ गया? ये रहे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि जो प्रत्येक नई कोशिका है, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती यानी कि अपने पहले की कोशिकाओं की मदद से होता है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, यह है कोशिका सिद्धांत और यह है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। किसका? रुडोल्फ विर्चो का। ये दो पॉइंट जो है आधुनिक कोशिका सिद्धांत के हैं कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिका से मिलकर बना होता है। यह आधुनिक कोशिका सिद्धांत में कहा गया। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। किसने दिया आधुनिक कोशिका सिद्धांत? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। इनकी एक स्टेटमेंट भी है, रुडोल्फ विर्चो की एक स्टेटमेंट भी है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब वही होता है, स्टेटमेंट भी पूछ लेता है कि आधुनिक ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने। या इनका शॉर्ट नाम देखने के लिए मिलता है आर विर्चो। आर विर्चो। तो ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने दी। इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इतनी चीजें हो गई। ये वही सेल थ्योरी। फिर है कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। किसका अध्ययन है? क्वेश्चन ही आगे डायरेक्ट, क्या बात है। चलो ये भी सही है। इतने ही क्वेश्चन होंगे, इतना यानी कि इन्हीं टॉपिक जो एक दो हेडिंग पढ़ ली इसी से क्वेश्चन होंगे। कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका की संरचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन। कोशिका की संरचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन क्या है? कोई साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। मृत कोशिका की खोज किसने की? 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट
फूकने की। और है क्या? और भी है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु मानव में है। संसार की माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। शुक्राणु मानव की सबसे छोटी, अंडाणु मानव की सबसे बड़ी और तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी। कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? और क्वेश्चन है क्या? कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? पुरानी कोशिका से। पुरानी कोशिका से मिलकर नई कोशिका का निर्माण होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला अभी के अभी बताया है मैंने। इसका आंसर आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में देना, जो भी रहेगा। अब जो इसका आंसर, जो भी आज वीडियो डल जाएगी, जो भी इस चीज का आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा, कल उसके स्क्रीनशॉट यहाँ लगाए जाएंगे। भाई किसने कैसा क्या आंसर दिया है, किसको कितना याद रहता है। आगे अब क्या है? सेल। कोशिका के प्रकार संरचना के आधार पर, कोशिका कितने प्रकार की होती है उनकी संरचना के आधार पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम ऐसे बता देते हैं पहले। कोशिका संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो प्रारंभिक कोशिका है, प्रारंभिक अवस्था, कोशिका की प्रारंभिक अवस्था होती है जब कोशिका का निर्माण शुरू हो रहा होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण परिपक्व कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका परिपक्व यानी कि बिल्कुल पूर्णतः निर्माण इसका हो चुका होता है। या प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम बोल सकते हैं कोशिका की प्रारंभिक अवस्था। इसमें कोशिका के सभी अंग उपस्थित नहीं होते हैं, या जो होते भी हैं तो वो अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में जितने हम कोशिका के अंग पढ़ के आए हैं, कोशिकांग, वो सभी संपूर्ण अंग कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कौन में? यूकैरियोटिक कोशिका में। या प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगे एक कोश के शरीर में, एक कोश के जीव जो होते हैं, एक दो जीव मिलेंगे, एक कोश के शरीर वाले जीव और बहुकोशिकीय, यानी कि जिन जीवों का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होगा उन्हें बहुकोशिकीय बोलेंगे। और जिनका निर्माण मात्र एक कोशिका से होता है उनको एक कोश के जीव कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर किसको रखा जाता है? एक कोशिका वाले जीव, यानी एक कोश के जीव को रखा जाता है। इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इनमें प्रोकैरियोटिक वाले जीव जो रहेंगे इनमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इनमें ज्यादा से ज्यादा कोशिकांग नहीं पाए जाते, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या केवल एक होती है। इनमें गुणसूत्र की संख्या केवल एक होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक के बाहर जो आवरण रहेगा, वो कैसी होती है? इनमें अनुपस्थित होती है। तथा केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है, वो भी क्या होती है? इनमें अनुपस्थित होती है। इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। कोशिका के समस्त अंग नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। इसमें सभी के सभी अंग उपस्थित नहीं होते, कुछ कुछ अंग इसमें उपस्थित होते हैं। किस प्रकार की कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं या होती है, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रारंभिक अवस्था, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया व नील शैवाल में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जो भी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव रहते हैं उन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका ऐसे समझ सकते हैं जिनको हम अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक, और जिनको हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक। जिनको हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और जिनको हम ऐसे देख सकते हैं वो कौन सी कोशिकाएं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इधर ये उस चीज का चित्र है। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका हमने पढ़ लिया। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें कोशिका के सभी अंग उपस्थित होंगे और जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं। इनमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका होगा तो जैसे वास्तविक केंद्रक उपस्थित होगा। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती है। इसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाया जाता है, दोनों चीजें पाई जाएगी। इसकी कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज की बनी होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका रहेगी इसकी कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें कोशिका के संपूर्ण अंग उपस्थित होते हैं। जितने अंग हम पढ़ के आए हैं उस स्लाइड पर, कोशिकांग पूरी लिस्ट, सभी के सभी अंग इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें एक नहीं, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं?
23 जोड़ी गुणसूत्र। ऐसे अलग अलग जीवों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर यह कोशिकाएं सभी पौधे और जंतुओं में पाई जाती है। विषाणु और जीवाणु को छोड़कर बाकी सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। हालांकि विषाणु भी नहीं बोल सकते हैं, जो विषाणु यानी कि वायरस होता है वह कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। कैसा होता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। कौन? विषाणु या वायरस। ये कौन सी कोशिका हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका हो गया। कोशिका के अब क्या है? कोश संख्या के आधार पर एक कोश के, बहुकोश के, जो मैंने बताया, एक कोश के क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वाले, जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होगा, जैसे अमीबा। जैसे क्या है? अमीबा। मात्र एक कोशिका से मिलकर इनका शरीर बना होता है, जो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक, यानी कि एक कोश के। बहुकोश के यानी कि यूकैरियोटिक, यानी कि मानव। मानव हो गया, पशु हो गया, जो भी चीजें हैं सब किसके अंतर्गत आ गए? पेड़ पौधे सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे हम? यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोश के। दो सिंपल से शब्द है। यूकैरियोटिक यानी कि एक कोश के यानी कि प्रोकैरियोटिक, बहुकोश के यानी कि यूकैरियोटिक। क्लियर? अब यहां से पढ़ेंगे हम कोशिका के अंग। जो लिस्ट हम वहां पढ़ के आए हैं, कोशिका के अंग कौन कौन से अंग हैं, किन किन का कैसे कैसा काम है, किससे मिलकर बने होते हैं, तमाम प्रकार से चीजों को। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि वैसे ही अरे मूवी चल रही है, देखो बाद में कहानी पूछी जाएगी क्या हुआ, पता ही नहीं है। पूछ अब राम और रावण वाली यार कहानी पुरानी हो गई उम्र में जाने। फिर इधर यही पूछ लिया जाए आज का टॉपिक क्या था, तो पता ही नहीं क्या था आज का टॉपिक। आज कोशिका पढ़ी थी। वैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हो जिसको जहां भी समझ में नहीं आए, भैया ये चीज हमें समझ में नहीं आई, आपने बता दो दी, तो वहां टोक देना, वहां बोलना। हमें आप पढ़ाई से संबंधित चीजें पूछोगे, टॉपिक जो चल रहा है आप उससे पूछोगे, हम जितना टाइम आपको समझाने में लगेगा उतने टाइम तक समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी स्पीड से मतलब है, हम जा रहे हैं चले जा रहे हैं, आपको समझ में आए ना आए, जब तक आपको समझ में नहीं आए हम जब तक समझाएंगे, बशर्ते आप पूछना। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आप नमस्ते, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फेस के एक्सप्रेशन बता देते कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन उतना ऑब्जर्वेशन हर एक चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बिल्कुल बेझिझक बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? यह केवल पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पौधों में पाई जाती है तथा कुछ जीवाणुओं में, सभी जीवाणुओं में नहीं, कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो केवल पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। काय की बनी होती है? इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दोनों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह क्या काम करता है? सुरक्षा व आकार देता है। कोशिका भित्ति क्या काम करता है? सुरक्षा व आकार देने का काम करता है। पेड़ पौधे हो चाहे वह जीवाणु हो, कोशिका भित्ति सुरक्षा व आकार देने का कार्य करता है। ये क्या है? चित्र भी दिया गया है इसका, वैक्यूल्स वगैरह, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाए। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाएगी। यह कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि एक ऐसी झिल्ली जिससे कुछ चीजें अंदर बाहर हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि भंडारों से हो रहा हो, को भी आ रहा को भी जा रहा हो। अब तो हालांकि भंडारे में भी सोच समझ के जाने आता, काय को भंडारा हो रहा हो, को व्यक्ति विशेष को हो रहा हो, क्या धार्मिक हो रहा, धार्मिक हो रहा तो भैया कोई भी चलो जाए, तो धर्म वाला भंडारा नहीं जा जाओ। अगर भंडारा है भी तो किसी व्यक्ति विशेष का है, जिससे क्या होगा? कुछ ही चीजें अंदर जा सकती हैं कोशिका के अंदर। जैसे कोशिका है, ऊपर क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है, तो कुछ ही चीजें इसके अंदर और कुछ ही चीजें इससे बाहर जा सकती हैं। तो उस प्रकृति को बोला जाता है अर्ध
पारगम, कि जितनी लिमिटेशन के साथ कुछ चीजें अंदर कुछ चीजें बाहर आ जा सकती हैं कोशिका के। पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करता है कौन? अर्धपारगम झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। इसे जीवित झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली को जीवित झिल्ली कहते हैं, जो कहाँ पाई जाती है? जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है, जंतु तथा पादप दोनों में ही पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में तथा कुछ जीवाणुओं में पाई, जंतुओं में, मानव हो गया, पशु हो गया, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव यानी कि जो कोशिका रहेगी, कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव्य को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। सभी क्रियाएं यही होती हैं। अब कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं हैं वो कहाँ होंगी? इसी के अंदर। ऐसा समझ लेते हैं एक बर्तन है, वो क्या है? कोशिका। और उस बर्तन के अंदर एक बड़ा बर्तन है, टब है, एक टब, टब हो गई कोशिका। उसके अंदर छोटे छोटे बर्तन डाल दिए हमने। अब छोटे छोटे बर्तन डाल दिए हमने, उसके अंदर कुछ नहीं भरा, पानी आनी ऐसे ही डाल दिए। मम्मी ने दिए बर्तन साफ करने के लिए, जाओ उसमें कप है, उसमें थाली है, चम्मच है, हर एक चीज है, जाओ उसको साफ करके लाओ। अब तुमने लाया खट्टे टप में डाल दे, अब टप में नहीं है तो पानी, और तुम मुंह में डालो, फिर उसको होते होते हिलाओ डलाओ जो भी कहो, तो फूटे कि नहीं फूटे? और हम मम्मी मम्मी जो करें वो सबको पता है का उन्हें। तो अब उस टब में क्या भरेंगे हम? पानी। टब में क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। पानी भर के फिर उसमें बर्तन डाल देंगे, तो फिर क्या फूटेंगे? क्या फिर नहीं फूटेंगे, फिर आसानी से हम उसको साफ कर लेंगे। ऐसी कोशिका है, कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ है जिसे हम कोशिका द्रव बोल रहे हैं। फिर उस कोशिका द्रव के अंदर कोशिकांग है, जो हम सभी कोशिकांग पिछले स्लाइड पर पढ़े हैं हमने, वो सब कोशिकांग उस कोशिका द्रव में होते हैं। तो जो संपूर्ण प्रक्रिया होगी वो किसके अंतर्गत होगी? कोशिका द्रव के अंतर्गत ही होगी। जो संपूर्ण बर्तनों को हमने साफ किया वो पानी, टप के अंदर जो पानी भरा है उसके माध्यम से अच्छे से साफ कर लिया है। ऐसे यदि कोशिका में कोशिका द्रव नहीं होता तो आपस में अंग लड़खड़ाते रहते, टकराते रहते, टूट फूट जाते। तो उसमें क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव भरा हुआ है, जिससे सभी कोशिकांग अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो कोशिका की संपूर्ण क्रियाएं कहाँ होती हैं? इसी कोशिका द्रव के अंतर्गत होती हैं। ये जेल 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 नहीं, जेल जैसा पदार्थ होता है। कैसा? जेली टाइप का, जेली टाइप का पदार्थ होता है। कौन सा? कोशिका द्रव्य। ये है जिसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म इंग्लिश में। पूरे कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस किसका? कोशिका के अंतर्गत ही आता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कोशिका का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। संपूर्ण कोशिका, संपूर्ण शरीर का नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्रक के पास ही होता है। केंद्रक है तो व्यक्ति है यानी कि जंतु है, केंद्रक नहीं है तो जंतु क्या है? किसी काम का नहीं। जब उसको कुछ मैसेज ही नहीं मिलेगा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो क्या किसी काम का व्यक्ति या जंतु नहीं रहेगा। डीएनए आरएनए उपस्थित, केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है। इसमें क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th 8th 9th 10th से। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए जो अनुवांशिक संपत्ति कहा जाता है डीएनए को या गुणसूत्र को। इस केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक के बाहर कैसी झिल्ली लगी होती है? दोहरी झिल्ली लगी होती है, दो झिल्ली लगी होती है, क्योंकि भैया सबसे इंपॉर्टेंट अंग है पूरा केंद्रक। यदि यही खराब तो सब कुछ खराब। तो इसके ऊपर कितनी झिल्ली? भगवान ही भैया सबसे बड़ा इंजीनियर है। ये हम लोग क्या इंजीनियर हैं? सोचो क्या सब कुछ चीजें, क्या क्या दोहरी झिल्ली, एकहरी झिल्ली, किसी के पास कमजोर झिल्ली, सब अभी पढ़ेंगे तो मजा आएगा पूरे। कौन कोई क्या काम करता है तो कोई कौन, मतलब सब प्रकार से। इसके बाद कैसी क्वेश्चन पूछता है, केंद्रक में किस प्रकार की झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। केंद्रक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण, पूरी कोशिका का नियंत्रण किसके पास है? केंद्रक के पास। जैसे हमारी कमरे की लाइट का नियंत्रण किसके पास? उस एमसीबी के पास। एमसीबी गिरा देंगे लाइट चली जाएगी। ऐसे ही यदि केंद्रक गिर गया यानी केंद्रक की एमसीबी डाउन, केंद्रक खराब तो व्यक्ति डाउन, व्यक्ति खराब। अनुवांशिक गुणों का वहन करता है। डीएनए केंद्रक के अंदर क्या होता है? अनुवांशिक गुण यानी गुणसूत्र होते हैं।
इसके अंदर क्या होते हैं, हाँ लिखा है, केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन होते हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, ऐसा होता है, इधर ही लिख दे रहे हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र से निकलता है डीएनए, और डीएनए से निकलता है जीन, डीएनए से निकलता है जीन। गुणसूत्र, गुणसूत्र से डीएनए, डीएनए से जीन। और गुणसूत्र कहाँ होते हैं, केंद्रक में, जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र ये अनुवांशिक गुण होता है, डीएनए में अनुवांशिक गुण होता है। आपका क्या डीएनए है, कैसा है, आपके दो हाथ होना है, दो पैर होना है, एक नाक होनी है, कितने दांत होना है, कैसे बाल होना है, कैसे रंग होना है, सब चीजें किस पर, डीएनए से संबंध, डीएनए ही उस चीज को समझाता है, बताता है। केंद्रक में केंद्रक अम्ल उपस्थित होता है, केंद्रक में केंद्रक अम्ल यानी कि कोशिका में कोशिका द्रव्य, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य यानी कि अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए भी हम उसको बोल सकते हैं। कोशिका की अचल संपत्ति, अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, यानी केंद्रक के अंदर जो अम्ल होता है उस अम्ल को कोशिका की क्या अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है, कोशिका की अचल संपत्ति इसको कहा जाता है। अच्छा यदि इधर बात करें हम, आगे है क्या, हाँ है गुणसूत्र, जो इधर पढ़ा था हमने, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। एक कैसी संरचना होती है, धागे नुमा, ये जो देख रहे हो आप, गुणसूत्र कैसी, बिल्कुल पतले 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 धागे जैसी संरचना इसमें होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र की चाहे डीएनए, डीएनए की जो संरचना वो कैसी है, द्विकुंडलित, कैसी संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। फिर डीएनए कोई भी खींचेगा तो क्या निकल आएगा, जीन निकल आएगा। ये पूरी संरचना होती है। क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे किससे जुड़े होते हैं, गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए, 23 जोड़ी यानी संख्या में कितने, 46, 23 जोड़ी यानी संख्या में 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। गुणसूत्र में, गुणसूत्र से क्या बनता है, डीएनए बनता है। और डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित। अब यदि हम बात करें कि जो डीएनए है, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा, बताओ मुलायम, कब है, कल, कार्ल्सबर्ग है का, कार्ल्सबर्ग है का है, डीएनए की डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित किसने बताया, किसने, रदरफोर्ड आ गया मूर्ख, वॉटसन एवं क्रिक, रदरफोर्ड आ गया भैया यहाँ केमिस्ट्री से सीधा और यदि हम बात करें गुणसूत्र, किसने देखा, किसने खोज की, वाल्डेयर, किसने खोज की, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की। ये चीजें होती, हालांकि यदि डिटेल में इसकी ले जाना चाहें तो बहुत गहराई है, लेकिन इतनी गहराई में जाने का कुछ मतलब नहीं है। आप लोगों से जो पूछा जाना है वो बहुत ही ऊपर ऊपर, लेकिन उसके थोड़े गहराई तक हम चले जाएंगे। इतनी गहराई भी है, ये आपके एग्जाम से बहुत गहराई में पहुंच जाता है। आप इसको और गहराई में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो चीजें, फिर हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए काम का है, नहीं तो वैसे ही आलस आता है पढ़ने में। और यदि डिटेल देने लगे तो फिर इधर ही नींद इधर ही सोएंगे, बाद में पूछेंगे आज का टॉपिक क्या था। ठीक है, पता है हमें। आ गया क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किस कोशिका में नहीं होता है। अब जिसने गलत बताया अभी के अभी कुटेगा वो। हाँ, वास्तविक केंद्रक किसमें, राहुल पीछे, और इधर प्रदीप, सी, पीछे क्या नाम आप दोनों का, अनुराग और अभिषेक, क्या है अनुराग, सी, सी लग रहा हो कि सी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बिना कुटे नहीं मानोगे क्या, ए मूर्ख, प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र पाया जाता है, दो,
अभी क्या पढ़ के आए हैं हम? कहाँ था? ये रहा। कहाँ लिखा है इसमें? देखो, गुरु से संग केवल एक होती है। इतने जल्दी नहीं भूलो। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये दोनों आप आंसर उसमें देना, कमेंट बॉक्स में। और बेटा जिस जिसके कमेंट देखेंगे हम स्क्रीनशॉट भी लाएंगे, गलत हुए और जिसने कॉपी की, चीटिंग की, तो वो फिर अपने आप को धोखा दे रहा है। ईमानदारी से देना, भले ही गलत है होगा, लेकिन दोबारा जब हम उस चीज को समझेंगे तो वो हमें कभी नहीं भूलेगा। ठीक है ना? और देखेंगे जरूर, आना भी सबका चाहिए। और ये कौन कौन है? हाँ, एमबी बढ़ा गए। फिर रील, रील देखने के लिए एमबी आ जाती है। कहानी खोलें, कहानी खोलें। ये क्या है? ऋषभ सर क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। ये कौन है? ये मैं यानी कि राजीव। कौन पढ़ाने, क्या पढ़ाते हैं आपको? साइंस। इधर इस बात करें तो अजय सर आपको क्या पढ़ाते हैं? जीके। तो ये तीनों त्रिमूर्ति हैं। जो अब जो भी आप लोग संज्ञा देना चाहें, बाकी यदि लेके जिम्मेवारी ली है तो आपको लेके चलेंगे, आपको मंजिल तक छोड़कर ही आएंगे, पहुंचा के ही मानेंगे, बशर्ते आप लोग पीछे ना हटें। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पिछली बार इतनों को भेजा है, इस बार हमारा उद्देश्य है कि सबको भेजेंगे, जितने यहाँ बैठेंगे सबको एक तरीका से बिल्कुल एक साथ भेज के मानेंगे। समय हो गया क्या? समय हो गया है। अब यहाँ के बाद की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? आपको यह वीडियो, ये सब चीज कहाँ मिलने वाली है? MG क्लासेस का यूट्यूब चैनल, MG क्लासेस पृथ्वी करके यूट्यूब चैनल है। यहाँ आपको पर डे की वीडियो मिलेगी, सबको जाना है और देखना ही है। दूसरी चीज, आपको जो PDF रहेगी इस चीज की, जितना आज पढ़ लिया है, वो कहाँ मिलेगा? खुल ही नहीं रहा है। अभी बताना, जैसा भैया को बताओ वो खोल देंगे। ये क्या है? MG क्लासेस ऑफिशियल का आपका इंस्टाग्राम चैनल। हर एक अपडेट, कब क्या आ रहा है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, किसकी एडमिट कार्ड आ रहे हैं, किसकी आंसर की आ रही है। जैसे आज ही देखो, आज मैंने सुबह ही बताया है कि ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक या कल तक आपकी ग्रुप डी की आंसर की आने वाली है। 1 घंटे 2 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, 1 घंटे बाद देखा कि उसका रेलवे वालों ने नोटिस दे दिया। आज शाम 5 बजे ग्रुप डी की लिंक हम एक्टिव कर देंगे। हमें लगता है दिल की बात है, रेलवे वालों से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।